दोस्तों 2022 का बरस शुरू हो चुका है और इसी बरस हमारी 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट ड्यू है। पर क्योंकि हम हर बेज रिवीजन में तमाशा देखते हैं, 3 साल बंदर बंदरी का खेल चलता है। यूट्यूबर वीडियो डाल डाल के थक जाते हैं। आज AIB ने ये बोल दिया, आज IBA ने ये कह दिया, आज UFBU ने ये कह दिया, आज UFBU की मीटिंग बेंगलोर में है, आज UFB2 की मीटिंग जयपुर में है, आज UFB2 की मीटिंग मुंबई में है। ये मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पर तारीख रखते जाते हैं और 3 साल 3.5 साल परेशान करते रहते हैं। और IBA का एटीट्यूड भी देखिए, वो 0.5% से शुरू हुई थी। पिछली बार उन्होंने 0.5% की ऑफ़र लगाई थी और वो करते करते 3 साल में 15% पर आ गई। और UFBU इसमें क्रेडिट लेती है कि हमने 1% से 2% ही उसको 15% पर लेके आए हैं, और ये नहीं बताते कि उसको 15% पर लेकर आने के लिए कितनी स्ट्राइक्स करनी पड़ी, कितने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह कटी, कितने करोड़ों रुपया बैंक को बच गया। ये वो नहीं बताते हैं। वो लेवी लेने के लिए वो अपना क्रेडिट दिखाते हैं कि हमने 0.5% से IBA को 15% पे लेके आए हैं, वी हैव गॉट 30% इंक्रीज़। और IBA भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, वो 0.5% ऑफ़र कर रही है, भिखारी को टुकड़ा देती है, रोटी का टुकड़ा भिखारी के आगे फेंक रही है। ये बैंकर्स की वेज रिवीजन हो रही है कि भिखारियों की वेज रिवीजन हो रही है कि लेबर क्लास की वेज रिवीजन हो रही है? क्या है ये? 0.5% ऑफ़र, बेसिक पे का 0.5% इंक्रीज़ कर रहे हैं 5 साल के बाद। शर्म चाहिए IBA को, शर्म चाहिए UFBU को, जो ऐसी मीटिंग के लिए 3-3 साल उनकी बातें सुनते रहते हैं। कभी ये कहते हैं क्लैरिकल वाले आ गए हैं, ऑफिसर यूनियन नहीं आई, कभी कहते हैं ऑफिसर यूनियन आ गई है तो क्लैरिकल वाले नहीं आए, कभी ये कह देते हैं कि बैफी की नॉन यूनियन की अम्ब्रेला है, उसमें AIBA मिसिंग थी तो हम मीटिंग नहीं कर सकते। कभी ये कहते हैं आज इस बार बैफी वाले नहीं आए तो हम मीटिंग नहीं कर सकते। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं फाइनेंशियल इशू पर मीटिंग है, कभी कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इशू पर मीटिंग अलग होगी। समझ नहीं आता, इतनी लंबी बात, इतना लंबा इशू क्यों खड़ा कर लेते हैं कि 3 साल लग जाते हैं वेज रिवीजन को। इस बार 31/10/2022 को हमारा 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा। 1 नवंबर 2022 से न्यू सैलरी हमें मिलनी चाहिए। अगर 3-3 साल लटक जाती है तो उसके इशू लटकते रहते हैं, उसका एरियर का लटक रहता है, उसके बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो ऐसा सारा कुछ मसले लटक जाते हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, एनोमलीज रह जाती हैं। 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। अभी तक कई इश्यूज़ हैं जो फाइनल नहीं हुए हैं। अभी मेरे पास कितनी ईमेल्स आई हैं, कितने फ़ोन मेरे को आ रहे हैं नागालैंड से, गुजरात से, मेघालय से, असम से, गुवाहाटी से, शिलांग से, कितने फ़ोन मेरे को आए हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को एरियर नहीं मिला, मेरे को फैमिली पेंशन का एरियर नहीं मिला, मेरे को स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नहीं मिला, मैं 20 में रिटायर हुआ हूँ, मेरे को नहीं दे रहे हैं। कुछ बैंकों ने, अलग अलग बैंकों ने एरियर पे कर दिया है, तो कुछ बैंकों का एरियर रह गया। उसके बारे में मेरे को कमेंट्स भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं। आप हैरान रह जाओगे कि 9 फरवरी 2022 को, परसों, आज 11 फरवरी को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, 9 फरवरी को 15 फ़ोन कॉल्स आई हैं मेरे पास, 15 फ़ोन कॉल्स, और सभी 15 के 15 लोगों ने यह कहा कि अरोड़ा जी हमने आपका 1 मिनट लेना है। लेकिन करते करते कोई 10 मिनट ले गया, कोई 12 मिनट ले गया, कोई 5 मिनट ले गया, कोई 4 मिनट ले गया, किसी की बात 1 मिनट में ख़त्म नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बैंकर परेशान हैं, कितने निराश हैं, कितनी उदासी है। जिस आदमी को एग्रीमेंट होने के बाद
2 साल 3 साल एग्रीमेंट नहीं हुआ, 1 साल एग्रीमेंट होने के बाद भी उसको पेंशन ना मिले या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ना मिले तो क्या हालत है। फैमिली पेंशन जो 22 जुलाई 2020 को एग्रीड थी, यूएफबीयू के बीच में और आईबीए के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, वो भी 1 साल तक गवर्नमेंट की क्लियरेंस के लिए तड़पती रही। 1 साल के बाद वो मिला। यूएफबीयू ने कोई स्ट्राइक कॉल नहीं दी, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, कोई लेटर नहीं लिखा गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं 1 साल लग गया, जब एग्रीमेंट साइंड है, एग्री कर चुका है, बैंक पेंशन फैमिली पेंशन इंक्रीज करने को तैयार है और मीगर पेंशन से बढ़ी गई है, तो उसको देने में क्यों क्लियरेंस में 1 साल से ऊपर समय लग गया। तो दोस्तों भाइयों, आज 11 फरवरी 2022 को अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की पहली वीडियो डाल रहा है और आज से 12वां बाईपार्टाइट सेटलमेंट की सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि हम सिलसिला ही लेट शुरू करते हैं तो इसलिए लटक जाता है। यूनियन को लटकाने में फ़ायदा बहुत है। यूएफबीयू को लटकता जाए, एरियर बढ़ता जाएगा तो उसके ऊपर 3% 4% लेवी मिल जाएगी, तो करोड़ों रुपए का फंड मिल जाएगा। लेकिन इस बार सारे बैंकर भाइयों सभी तैयार हो जाओ, सर्विंग एंड रिटायरीज दोनों। अरोड़ा सॉल्यूशन किसी हालत में यूएफबीयू को 3 साल लटकाने नहीं देगा। इस बार टाइमली एक्शन लिया जाएगा। 6 महीने से पहले एज पर एग्रीमेंट हम चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर सकते हैं। तो 1/4/2022 को एग्रीमेंट आईबीए के टेबल पर पड़ा होना चाहिए। उसकी कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानी चाहिए, उसकी एक कॉपी लेबर कमिश्नर को भी जानी चाहिए, एक कॉपी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी जानी चाहिए, ताकि सारा दुनिया को एक कॉपी सारे मीडिया के पास जानी चाहिए कि हमारा ये चार्टर है। और इस चार्टर में वही बातें नहीं होनी चाहिए जो पहले थी। 0.5% से शुरू हो गए। 30% इज़ द मिनिमम हाई कंडीशन। नेगोशिएशन करने के लिए प्री कंडीशन 30% मिनिमम हाइक इन वेज रिवीजन, 5 डे वीक मिनिमम 30% एंड पेंशन अपडेशन फॉर ऑल बैंकर्स। ये कंडीशन 3 कंडीशन अगर आईबीए मानती है तो नेगोशिएशन शुरू हो सकती है, नहीं तो नेगोशिएशन शुरू नहीं करनी है। और नेगोशिएशन टू बी फाइनलाइज्ड इन 1 मीटिंग ओनली। ये मीटिंग 2 घंटे चले, चाहे 12 घंटे चले, चाहे 18 घंटे चले, टू बी फाइनलाइज्ड इन 1 मीटिंग ओनली। बार बार ये मीटिंग आईबीए के साथ यूएफबीयू की मीटिंग हो रही है, फिर यूएफबीयू अपनी मीटिंग रख लेती है। कभी वो जयपुर कर देते हैं, कभी बेंगलोर में कर देते हैं, कभी मुंबई में रख लेते हैं। आज से वेंकटाचलम ने ये कह दिया, आज बेफी के चेयरमैन ने ये कह दिया, आज बंदलिश जी ने ये कह दिया, तो ऐसी बातें नहीं करनी है। लेवी को इस बार भूल जाना है, कोई भी बैंकर लेवी नहीं देगा। नो लेवी, नो लेवी, नो लेवी। इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे सभी बैंकर्स भाइयों, जो भी वीडियो देख रहा है, वीडियो सुन रहा है, किसी से वीडियो के बारे में आपको पता चलता है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर दें, नो लेवी टू बी पेड, नो लेवी, नो लेवी। इस बार 3 साल वेज रिवीजन नहीं लटकेगी। इस बार 1 नवंबर 2022 से आपकी नई सैलरी ड्यू हो जाएगी और 27 नवंबर 2022 को जो आपके खाते में नई पे पड़ेगी वो पुरानी नहीं होगी, वो फाइनल पे होगी। उसमें 30% इंक्रीज़ होगी। 31/10/2022 का जो डीए है वो न्यूट्रलाइज होके मर्ज होके आपको हाइक मिलेगा और सारा कुछ हो जाएगा। इस बार अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल बहुत पैरवी करेगा, मिनट टू मिनट वीडियो डालेगा और आपके लिए चाहे आधी रात को मुझे वीडियो डालनी पड़े। मैं रात के 2 बजे सोता हूँ वैसे भी, तो रात के 2 बजे के बाद भी मुझे वीडियो डालनी पड़ी तो मैं आपको वीडियो डाल के डिटेल पर डिटेल दूँगा। इस बार तारीख पे तारीख, अगली मीटिंग फ़िक्स हो गई, अगली मीटिंग फ़िक्स हो गई, अगली मीटिंग फ़िक्स हो गई।
बंदर बंदरी का खेल 3 साल चलता रहेगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। बैंकर भाइयों, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरा साथ देंगे, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। पेंशन अपडेशन एग्रीमेंट है, ये जो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट है, ये पेंशन अपडेशन का एग्रीमेंट है, वेज रिवीजन नंबर 2 पे है। इस बार 30 साल जो प्रोग्राम नहीं हुआ है, इस बार सारी 22 जो रिटायरीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल उन सब को इकट्ठा कर रहा है। और हमारे पास 21 मेंबर तैयार हो गए हैं फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, जिन्होंने मेरे कमेंट्स में अपना नाम एड्रेस लिख दिया है। 21 मेंबर्स आर देयर और 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट का एश्योरेंस दे दिया है मेरे को। ये जंतर मंतर पर जितने लोग बैठे रहेंगे, उनका जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, उनके बैठने का, रहने का, सोने का, खाने का, उनका मेडिकल का, उनकी फैमिली के कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट का कर दिया है। तीसरी बात, मेरे को तीसरी सपोर्ट जो आई है वो है अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट। उसके बारे में मेरे को ये बता दिया गया है कि अगर होम मिनिस्टर से बात करनी है, SHO लेवल को लेटर लिखना है, किसी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फास्ट ऑन टू डेथ धरना के लिए बातचीत करनी है, तो उसके लिए वो अपनी इन्फ्लुएंस जो यूज़ करने के लिए तैयार हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स IAS ऑफिसर्स हैं, कोई IPS ऑफिसर्स हैं, तो उन लोगों ने मेरे को ऑफ़र लगाई है। तो हमारे को कोई हेजिटेशन नहीं है फास्ट ऑन टू डेथ रखने के लिए। मैडम कृष्णमचारी से मेरी फ़ोन पर बात हो रही है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है फास्ट ऑन टू डेथ का, मरण वर्त का, हंगर स्ट्राइक का एश्योरेंस दे दिया है। और वही लेडी है, बेंगलोर की ये लेडी है, जिसने हमारे को एग्ज़िट पॉलिसी वालों को 2007 में जिन्होंने एग्ज़िट ली थी, उनको पेंशन बैंक नहीं दे रहा था। मैडम कृष्णमचारी की वजह से आज हमारे एग्ज़िट पॉलिसी वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं वो पेंशन ले रहे हैं। अरुणदत्ता भट्टाचार्य जी से जब बातचीत हुई थी तो मैडम कृष्णाचार्य की बात उन्होंने मांग ली, क्योंकि वो मरण व्रत रखना चाहती थी, फास्ट ऑन टू डेथ रखने के लिए तैयार हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने, बैंक ने उनको पेंशन की इशू को सॉल्व कर दिया। आज सारे एग्ज़िट पॉलिसी वाले 35,000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बाईपार्टाइट सेटलमेंट की शुरुआत आज से ही समझ लीजिए। और मैं आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अगली वीडियो में डाल के बताऊंगा कि क्यों लेट होती है, 3 साल क्यों लगते हैं, UFBU कितनी मीटिंग्स करता है, अपनी मीटिंग्स कितनी करता है। दूसरा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इशू में बेज रिवीजन को बांटा जाता है। रेजिडुअल इशू अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। क्या हम उनसे करेंसी चेस्ट ये मांग रहे हैं कि करेंसी चेस्ट में से पैसा निकाल के हमारे को दे दो? कभी किसी बैंकर ने ये कहा है कि मेरे को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगा दो? कभी किसी बैंकर ने कहा है कि मेरे को रिजर्व बैंक का गवर्नर लगा दो? कभी किसी बैंकर ने यह कहा है कि मुझे बिना काम करे सैलरी दे दो? हम तो लेजिटिमेट जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी, फिर 3 साल क्यों लगते हैं? पेंशन रिवीजन 30 साल से नहीं हुई है। आंखों के अंधे को भी ये दिखाई दे रहा है। आंखों से जो अंधा है उसको भी पता है 3 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है। और पेंशन रिवीजन का मुद्दा खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है। तो पेंशनर भाइयों और सर्विंग बैंकर्स, सारे अलर्ट हो जाओ, सारे तैयार हो जाओ, मेरी बात मान लो। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरी वीडियो को शेयर करो या ना करो, लेकिन मैंने आपके लिए काम करना है, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल इस बात का डिटर्मिन्ड है। मैं ठीक है कसम नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं डिटर्मिनेशन मेरा बहुत है, मेरी विल पावर बहुत है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो UFBU को हम लेसन दे सकते हैं, UFBU को हम मोटिवेट भी कर सकते हैं, UFBU को एक्शन लेने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें
कि वो हमारा साथ देंगे ही देंगे। कल को उन्होंने भी रिटायर होना है। युवा बीजू में काफ़ी लीडर रिटायरीज भी हैं। पेंशन इशू उनके ऊपर भी लागू होता है। ये ठीक है, उनके पास करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, उनको पैसे की कमी नहीं है, वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं, मिस यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये दोनों वेपन उनके पास हैं। तो भाइयों तैयार हो जाओ, 1 नवंबर 2022 को हमने नई सैलरी लेनी है। 1 नवंबर 2022 से हमारी पेंशन अपडेट हो चुकी होनी चाहिए। हम और इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर ये सारा कुछ ना हुआ तो हंगर स्ट्राइक रखनी पड़ेगी, फास्ट अनटू डेथ रखना पड़ेगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होंगे, ब्लैक बैजेस होंगे, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होगा, पार्लियामेंट के आगे धरना दिया जाएगा, लोकसभा का सेशन रोका जा सकता है। किसी तरह का भी हम करने को तैयार हैं। तो बैंकर भाइयों, पेंशनर भाइयों, 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे पेंशनर्स हैं। कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिनके सर्विंग बैंकर्स और पेंशनर बराबर हो चुके हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके 2 लाख एम्प्लॉई हैं तो 2 लाख ही पेंशनर हैं। और बैंक उनको क्या कहता है कि तुमने अपने लिए काम नहीं करना है, एक मेंबर आपका घर में बैठा है, उसको पेंशन भी देनी है, उसके लिए भी आपने काम करना है। तो ये क्राइटेरिया बना के उनको मोटिवेट करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, रेजिडुअल इशू क्या क्या हैं, हमारे पीटीएस का इशू कितने साल से लटक रहा है, हमारे एक्स सर्विसमैन की अनोमलीज कितनी लटक रही हैं, हमारे जो रेगुलेटेड वर्किंग आवर का इशू कितनी देर से लटक, लेट सिटिंग क्यों है बैंक में, क्यों नहीं समझ आता, क्यों रात को 9-9 बजे ब्रांचेस बंद होती हैं, क्यों संडे को वर्किंग करनी पड़ती है, क्यों ब्रांचेस रात के 9 बजे जाओ, बाजार में से गुजरो तो ब्रांच खुली होती है, हम स्टाफ काम कर रहा होता है, क्यों संडे को वर्किंग हो रही होती है, क्यों इलेक्शन ड्यूटी में बैंकर्स की ड्यूटी लगाई गई है। एक तरफ तो कहते हैं कि एसेंशियल सर्विस है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ इलेक्शन ड्यूटी लगाते हैं तो सारी ब्रांच की ड्यूटी लग जाती है। फिर ये नहीं देखते कि चाबी इसके पास है, ये काउंटर है, ये कैश ऑफिसर है, ये ब्रांच मैनेजर है। डीसी जब ड्यूटी लगाता है इलेक्शन ड्यूटी, वो कुछ नहीं देखता की होल्डर है कि विदाउट की होल्डर है, ब्रांच बंद होगी कि खुली होगी, वो इलेक्शन ड्यूटी लगा देता है और चुप करके चले जाते हैं। और यूएबीयू इसमें इंटरफियर नहीं करती है कि बैंकर्स आर नॉट मेंट फॉर इलेक्शन ड्यूटी, वी आर ऑलरेडी डिस्चार्जिंग वेरी डेलिकेट ड्यूटी, वेरी सेंसिटिव ड्यूटी। क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया जाता। तो पेंशनर भाइयों आप तो अलर्ट हो जाओ, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, हंगर स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाओ और फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे की करने के लिए तैयार हो जाओ। ये अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपको मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो हमारे काफ़ी पेंशनर जो बीमार भी हैं, एज फैक्टर है, जैसे मेरा है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, तो मेरे को डॉक्टर ने कोई एडवाइस दी हुई है कि आपने दवाई नहीं छोड़नी है, भूखा नहीं रहना है, व्रत नहीं रखना है। तो कई तरह की कंडीशंस हमारे ऊपर लगी हुई हैं। तो इसी तरह जो बुजुर्ग पेंशनर हैं तो उनके ऊपर कई कंडीशंस हैं। जो एक्टिव पेंशनर्स हैं, जिनकी बॉडी फिट है, जो शुगर के पेशेंट नहीं है या हार्ट के पेशेंट नहीं है या बीपी के पेशेंट नहीं है, वो एक्चुअली तैयार हो जाएं, उनको धरने पर बिठाया जाए, वो धरने के लिए बैठ जाएं, एकत्र हो जाओ, एक ग्रुप बना लो और उसमें एक मैसेज दे के सभी को मैसेज कन्वे किया जाए। तो मेरे दोस्तों अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएबीयू का चार्टर ऑफ डिमांड लेट क्यों होता है, ये एम्बिगुअस क्यों होता है, यूआईबीआई आधे % से शुरू क्यों होती है और ये 15% पे जाके बाद ख़त्म क्यों हो जाती है, 25-30 दिन की स्ट्राइक क्यों करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो हम ये कहेंगे यूएबीयू को आज ही चार्टर ऑफ डिमांड शुरू किया जाए और उसको 1 अप्रैल से पहले आईबीए के पास, गवर्नमेंट के पास भेजा जाए। और अगर 30 अप्रैल तक वो नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करते हैं तो 1 मई 2022 से स्ट्राइक कॉल दी जाए, मई के महीने में
ताकि हम 2-4 दिन की स्ट्राइक इकट्ठी करें, ताकि IBA गवर्नमेंट और पब्लिक को ये पता चल जाए कि इनकी वेज रिवीजन ड्यू हो गई है और नेगोशिएशन स्टार्ट करनी है। और सारी की सारी यूनियंस एक बार IBA के सामने पेश होकर एक ही दिन में मीटिंग को फाइनल किया जाए। और तीसरी कंडीशन इस बार यह रहेगी कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। IBA की मीटिंग और UFBU के बीच में क्या बात हुई, किस लीडर ने क्या कहा, IBA के कौन से ऑफिसर ने क्या जवाब दिया, क्या उन्होंने कहा है, मीटिंग कहाँ अटकी है, कहाँ पर ख़त्म हुई है। जैसे लोकसभा की लाइव टेलीकास्ट हो सकता है तो UFBU IBA मीटिंग क्यों नहीं टेलीकास्ट हो सकता। तो इसको करना है और सभी वीडियो में कमेंट्स में लिखें नो लेवी नो लेवी। दूसरा कमेंट होना चाहिए लाइव टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट। और तीसरा कमेंट इसमें ज़रूर लिखें कि मीटिंग टू बी फाइनलाइज्ड, वेज रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन टू बी फाइनलाइज्ड इन वन मीटिंग। मुझे आशा है कि वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बार बार मुझे बहुत दुख होता है, मेरी एक छोटी सी बात भी आप मान नहीं सकते। आप बैंक के लिए क्या कुर्बानी करोगे। अगर आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो सिर्फ 5 लोगों से इसको सब्सक्राइब करा दो। 5 लोग तो आसपास बैठे ही होते हैं, घर में 5 मेंबर होते हैं, सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल लेके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से डायरेक्ट बात करने के सक्षम हो जाएं। जिनके 2 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको छोटा चैनल मानती है, उससे डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकती। हम उनको आपका मेमोरेंडम हैंड ओवर नहीं कर सकते, बाई हैंड नहीं दे सकते। तो भाइयों इसको करो, तो 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवा दो। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।